नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण में मकर लगन की कुंडली और कुंभ राशि की कुंडली का विश्लेषण करने चल रहा हूं। लगन मकर और राशि कुंभ दोनों का स्वामी शनि ही है। इस कुंडली के अनुसार लगन 18 अंश का है, मकर राशि में लगन है, यह और श्रवण नक्षत्र में है। नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है। सूर्य कुंडली में 18 अंश का होके मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र में बैठा है और यह राहु का नक्षत्र है। चंद्रमा 26 अंश का होकर के कुंभ राशि में है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, गुरु का यह नक्षत्र होता है। मंगल 2 अंश का है, कन्या राशि में है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है और यह सूर्य का नक्षत्र होता है। बुध 0 अंश का है, कर्क राशि में है, पुनर्वसु नक्षत्र में है, यह गुरु का नक्षत्र होता है। गुरु 12 अंश का सिंह राशि में, मघा नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में है। शुक्र 22 अंश का वृषभ राशि में, रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में है। शनि 28 अंश का है, सिंह राशि में है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, यह सूर्य का नक्षत्र है। राहु 27 अंश का है, कर्क राशि में है, आश्लेषा नक्षत्र में है, यह बुध का नक्षत्र होता है। केतु 27 अंश का है, मकर राशि में है, धनिष्ठा नक्षत्र में है और यह मंगल का नक्षत्र होता है। लग्न कुंडली पर आ जाएं तो लग्न का और धन भाव का स्वामी शनि है, जो कि अष्टम भाव में आकर के बैठा हुआ है। तृतीय भाव का और द्वादश भाव का कुंडली में स्वामी बृहस्पति है, वह भी अष्टम भाव में आके बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव का और लाभ भाव का स्वामी कुंडली में मंगल है, जो कि नवम भाव में बैठा हुआ है। पंचम भाव का और साथ ही साथ दसम भाव का स्वामी शुक्र है, जो कि पंचम भाव में ही अपनी स्वराशि में बैठा हुआ है। छठे भाव का और नवम भाव का स्वामी बुध है, जो कि सप्तम भाव में बैठा हुआ है। सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो कि द्वितीय भाव में आके बैठा है। अष्टम भाव का स्वामी सूर्य है, जो कि आकर के छठे भाव में बैठा हुआ है। तो ये कुंडली में ग्रहों का विवरण हो गया है। इस कुंडली में अगर शनि को लेते हैं तो शनि चंद्रमा को लेते हैं तो शनि की राशि में है। चंद्रमा का कोई वैसे शत्रु नहीं है, लेकिन शनि की राशि में चंद्रमा का होना मन को व्यथित करता रहता है। शुक्र अपनी राशि में है, स्वराशि में है। बुध की राशि में सूर्य सम राशि में है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा की राशि में बुध है। चंद्रमा बुध को शत्रु मानता नहीं है, बुध चंद्रमा को मानता है, लेकिन चंद्रमा बुध को नहीं मानता है। तो बुध भी सम राशि में है। राहु कर्क राशि में 7वें भाव में है, शत्रु राशि में है। गुरु जो है मित्र राशि में है, शनि शत्रु राशि में है और मंगल आमतौर पर कन्या राशि में सम फल देता है, हालांकि इसके शत्रु की राशि होती है। लग्नेश आकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, जो कि शनि है। लग्नेश अष्टम भाव में आए तो जातक की आयु को बढ़ाने का काम करता है, आयु लंबी होती है। विशेष रूप से तब अगर वह कोई दीर्घकालिक गोचर वाला ग्रह हो, तो शनि और गुरु दोनों दीर्घ काल तक एक राशि पर चलते हैं, यानी धीरे धीरे चलते हैं। अष्टम भाव आयु का होता है और अष्टम भाव में ये जो दो ग्रह बैठ गए हैं, गुरु और शनि, ये आयु को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, इसीलिए आयु लंबी हो जाती है। लेकिन चूंकि लग्नेश है शनि और तब अष्टम में बैठा है, तो स्वास्थ्य की बाधाएं भी खूब देगा। गुरु भी यहीं पर है, तो इनको अपने पेट पे ध्यान देना चाहिए। सारी बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं। अगर अष्टम भाव में गुरु हो, शनि हो या कोई भी दीर्घकालिक चलने वाला ग्रह हो, राहु केतु, तो डाइजेशन और पाचन के कारण से काफी परेशानियां उत्पन्न होती रहती हैं स्वास्थ्य को लेकर के।
अब ये शनि जो है और गुरु जो यहाँ पर बैठा है, इनकी दृष्टि चंद्रमा पर भी है। अच्छी बात है कि शनि के साथ साथ गुरु की भी दृष्टि आ गई है चंद्रमा पर, अन्यथा मानसिक रूप से व्यथित होने का और परेशान होने का योग ज्यादा प्रबल हो जाता। कुंभ राशि है तो वर्तमान में शनि की साढ़े साती भी चल रही है। साढ़े साती इनका दूसरा चरण चल रहा है। मार्च 2025 से साढ़े साती का तीसरा चरण शुरू होगा और फिर अगले 2.5 साल में साढ़े साती खत्म हो जाएगी। तो वर्तमान में शनि की साढ़े साती और शनि की अंतर दशा भी चल रही है, 10 नवंबर 2024 तक चलेगी। तो ये बीच में थोड़ा सा मानसिक प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा, मन दबाव में रहेगा, परिवार को लेकर के कुछ दबाव, कामकाज को लेकर के, किसी न किसी बात को लेकर के चंद्रमा की पे जब शनि का गोचर होता है तो मानसिक दबाव बढ़ता है, जो बढ़ेगा। चंद्रमा अकेला है, उसके आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं है, राहु केतु और सूर्य को लेते नहीं है, तो यहाँ पर आंशिक केंद्रुम दोष बना हुआ है। आंशिक केंद्रुम दोष इसलिए है क्योंकि चंद्रमा से केंद्र में ग्रह आ गए हैं, तो इसलिए यह दोष सिर्फ आंशिक ही होगा। आंशिक केंद्रुम दोष में व्यक्ति के मन में हमेशा कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। व्यक्ति रात को भी हमेशा सोचते फिरते ही सो पाता है, ख्वाबों में जा करके ही सोता है जब केंद्रुम दोष आंशिक रूप से बन जाता है। चंद्रमा कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी होकर के द्वितीय में बैठा है, यानी सप्तम भाव विवाह का है, द्वितीय धन का है। विवाह के बाद ऐसे जातकों की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन भी होता है। वैसे भी भाग्य का स्वामी बुध जो बैठा है, ये नवम भाव यानी भाग्य भाव का स्वामी होकर के बुध यहाँ पर है, तो विवाह के बाद ही भाग्योदय भी ऐसे लोगों का होता है, यानी इनकी पत्नी इनके लिए आर्थिक मजबूती में लकी रही है। पत्नी के भाग्य से आर्थिक रूप से इनकी कुंडली में बल प्राप्त हो रहा है। चंद्रमा इस कुंडली में बैठा हुआ है द्वितीय भाव में और चंद्रमा का नक्षत्र गुरु का है। यही चीज अच्छी हो गई कि चंद्रमा गुरु की दृष्टि और गुरु के नक्षत्र दोनों में आया है, तो ये मानसिक रूप से डिप्रेशन और बेचैनी और परेशानी से बचाता है, क्योंकि इस कुंडली में डिप्रेशन, बेचैनी, परेशानी है, लेकिन यह अधिक स्तर पर जाएगा कि उसके पहले बृहस्पति कंट्रोल कर लेता है। यहाँ पर अगर हम देखें कि चतुर्थ भाव का जो स्वामी मंगल है वह नवम भाव में जाकर के बैठा हुआ है और गुरु की नौवीं दृष्टि भी इस भाव पर वापस घूम के आ रही है, तो यहाँ पर घर और गाड़ी का सुख अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चतुर्थ भाव यहाँ पर हम पीड़ित नहीं बोल सकते हैं, इसलिए इस कुंडली में चतुर्थ भाव अगर पीड़ित होता है तो ऐसे लोग विदेश भी जाते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी संभावनाएं कम बन रही हैं। अगर चतुर्थांश कुंडली से भी देखें तो चतुर्थांश कुंडली के लगन में बुध महाराज बैठे हुए हैं और लगने चंद्रमा भी आकर के यहाँ बैठा हुआ है। चौथे भाव में केतु बैठा हुआ है, इसलिए मन में विचार आएगा, कई बार योजनाएं भी बन सकती हैं, लेकिन अंततः मुझे समस्याएं नजर आती हैं विदेश जाने में, प्रयास सफल होने में जो है दिक्कत दिखाई दे रही है। योग बनेंगे लेकिन काम पूरा हो पाए, सफल हो पाए, इसमें डाउट है। इस कुंडली में पंचम भाव में शुक्र बैठा हुआ है, संतान का सुख अच्छा देगा ये। और ये जो शुक्र बैठा हुआ है ये अपनी ही राशि का होकर के बैठा हुआ है और चंद्रमा के नक्षत्र में है, सप्तम भाव के नक्षत्र में है। ऐसे व्यक्ति के संतान का लगाव माता के प्रति विशेष होता है। हालांकि यहाँ पर संतान से सुख का योग ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। सूर्य जो कि छठे भाव में बैठा हुआ है, यह आठवें भाव का स्वामी होकर के बैठा हुआ है, तो ये शत्रुहंता योग भी बनाएगा। इस सूर्य के ऊपर किसी अन्य भाव के स्वामी की दृष्टि भी नहीं है, तो यह मध्यम स्तर का विपरीत राजयोग भी बना रहा है, यानी सुख साधन धन देने में ये मदद करेगा। सप्तम भाव में बुध के साथ में राहु बैठा हुआ है, जहां बुध एक तरफ नवम भाव का स्वामी होकर के पत्नी के माध्यम से भाग्योदय देता है, वहीं छठे भाव का स्वामी होकर के छठा भाव विवाद का है, पत्नी के साथ विवाद भी देने का ये प्रयास करता है। तो कुछ छोटी मोटी कहा सुनी ये पत्नी के साथ दे देगा। जो कभी भी छठे का स्वामी सातवें में आए या सातवें का स्वामी छठे में आए तो छोटे मोटे विवाद होते रहते हैं। यहाँ पर गुरु और शनि की युति आयु लंबी देगा, लेकिन आयु एकदम साफ नहीं रहेगी, यानी कि
शारीरिक परेशानियों के साथ चलेगी, क्योंकि मकर लगन की कुंडली है। गुरु इस लगन में मारक ग्रह होता है। गुरु द्वादश भाव का और तृतीय भाव, दो क्रूर भावों का स्वामी भी है, और लगन में जो राशि है वह गुरु की नीच राशि होती है। तो डाइजेशन, पाचन, लीवर वगैरह का ऐसे व्यक्ति को ख्याल रखना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड वगैरह का भी ख्याल रखते हुए चलना चाहिए। ये चीजें घटती बढ़ती रहेंगी। अब यहाँ पर जो शनि की इसके साथ युति है, शनि तो दो अच्छे भावों का, लगन का और धन का स्वामी है, लेकिन गुरु जो है धन का कारक तो है, लेकिन भाव वाइज यह व्यय भाव का भी स्वामी हो जाता है। तो यह पैसे कभी घटने नहीं देता है, लेकिन बहुत फाइनेंशियल फ्रीडम भी नहीं देता है, क्योंकि जो आंशिक केंद्रम दोष बना है या चंद्रमा से ही बना है। काम एक नहीं रुकेगा, जब जितने की जरूरत हो, पैसे पास हो या ना हो, जरूरत पड़ने पर सारे पैसे अरेंज हो जाएंगे। यानी फाइनेंशियली इस कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी बाल्टी भर के पैसा तो है, लेकिन बाल्टी से बाहर जाने का योग भी नहीं है। ओवर जो हो जाए बह जाए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। मंगल यहाँ पर नवम भाव में बैठ करके आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। नवम भाव में सूर्य हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, गुरु हो, तो जातक का रुझान देवी देवताओं के प्रति विशेष रहता है। व्यक्ति अपने मन में ये भी सोचता है कि कभी मैं बहुत उच्च स्तर पे ध्यान और साधनाएं भी, आत्म मंथन भी करने का प्रयास करूंगा, लेकिन आमतौर पे जब चंद्रमा अकेला हो तो सिर्फ विचार ही रह पाते हैं। उन कार्यों को करने के लिए समय कम मिल पाता है। हालांकि मंगल यहाँ बैठ करके अच्छी भक्ति, भगवान शिव, हनुमान, गणेश के प्रति अच्छी भावनाएं भी उत्पन्न करता है, उनके प्रति प्रीति उत्पन्न करता है। इस कुंडली में सप्तम भाव, दसम भाव का स्वामी शुक्र है, जो कि स्वराशि का होकर के बैठा है, यानी कर्म भाव इस कुंडली का अच्छा है। नौकरी आदि में कभी कोई समस्या आने वाली नहीं दिखाई दे रही है। एकादश भाव का भी स्वामी वही मंगल है, चतुर्थ का भी है। तो एकादश और चतुर्थ अच्छा है, भाग्य भाव में गया हुआ है। इच्छाएं, मनोकामनाएं सब सारी पूरी होती रहेंगी। अब इस कुंडली में अगर हम देखें, आने वाली दशा आने वाली दशा केतु महाराज की है नवंबर 24 से, जो कि लगन में बैठा हुआ है और चतुर्थांश कुंडली के चतुर्थ में बैठा हुआ है। तो यही विदेश जाने के लिए मन को प्रेरित करेगा और खूब अच्छे से प्रेरित करेगा, क्योंकि यह केतु जो है मंगल के नक्षत्र में है, चौथे भाव के स्वामी के नक्षत्र में है। तो विदेश जाने की इच्छाएं खूब ये प्रबल करने लगेगा, लेकिन उसमें बाधाएं भी आएंगी। कोई ना कोई उस कंट्री के अनुसार माहौल वगैरह वहां बिगड़ सकता है, जिसके कारण से संभावनाएं आए। यानी संभावना है केतु की दशा में विदेश जाने की, लेकिन साथ ही साथ बाधा भी उत्पन्न हो जाए, ये ऐसा भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि साढ़े साथी ऑलरेडी चल रही है। पूर्व काल में इनको किसी से प्रेम भी हुआ था, हालांकि वह सिर्फ प्रेम तक ही सीमित रहा था और उस प्रेम में इनको कुछ प्रतिफल भी नहीं प्राप्त हुआ। दोनों लोगों का अलग अलग विवाह हुआ, दोनों लोग अलग अलग सेटल भी हैं। तो अगर हम भविष्य में देखें इस केस में दोनों के मेल मुलाकात के संदर्भ में, तो ऐसा भी होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा जो अकेला बैठा हुआ है शनि की दृष्टि में, मन और ध्यान तो हमेशा उस प्रेम पर जाएगा, क्योंकि कुंडली में है ही यह योग कि आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचें और किसी बात का चिंता, तनाव लेकर के चलें। तो योग बना है, इसलिए ऐसी पुराना प्रेम जो है हृदय से निकल तो नहीं पाएगा, लेकिन पुनः मुलाकात संभव भी नहीं दिखाई देती है, क्योंकि इस कुंडली में जो सप्तम भाव में इसका स्वामी चंद्रमा है वह द्वितीय भाव में गया हुआ है। तो ऐसे जातकों के जो पत्नी का भाग्य होता है, वह उनको पति सुख बनाए रखने में पूर्ण रूप से मदद करता रहता है। पत्नी को ऐसी कोई चीज जो बुरी लग सकती हो, ऐसी चीजों को यह चंद्रमा बिल्कुल रोकने का पूर्ण प्रयास करेगा, क्योंकि अच्छा योग यह है कि जो सप्तमेश चंद्रमा है उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है और वह गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। इस अगर हम नवम भाव में मंगल को देखते हैं तो भगवान शिव, हनुमान, गणेश की प्रीति बनती है, लेकिन जब हम लगन देखते हैं तो लगन यहाँ पर आ जाता है भगवान विष्णु के वर्ग का, और यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है। देवी लक्ष्मी या फिर भगवान विष्णु का वर्ग भी लगन के अनुसार देखते हैं
तो जो इनके इष्ट आराध्य बनेंगे वो भगवान विष्णु या लक्ष्मी नारायण ही बनेंगे। लेकिन नवम भाव में चूंकि मंगल बैठा हुआ है, इसलिए सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति, कभी कुछ इनके मन में दिक्कत है, जीवन में परेशानी है, तो भगवान शिव या गणेश जी इनकी बातें जल्दी सुनेंगे। उनका ध्यान करने से आने वाले विघ्न बाधाएं खत्म हो जाएंगी। वहीं भगवान विष्णु की उपासना इनको इस लोक नहीं लेकिन परलोक में मदद करेगी। क्योंकि दो चीजें करिएगा क्या, कि जो लगन है उस लगन के अनुसार, अगर लगन सूर्य का है, चंद्रमा का है, मंगल का है, गुरु का है, तो भगवान शिव आपके इष्ट होंगे। और अगर लगन शुक्र का है, बुध का, शनि का है, तो भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए परलोक सुधारने के लिए। वहीं अगर भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के प्रति देखा जाए, जो आपकी समस्याएं हल करने में मार्गदर्शन करें, उसके लिए नवम भाव में बैठे हुए ग्रह के माध्यम से हमें जानकारी लेनी चाहिए। तो मंगल जो होता है ये भगवान शिव के वर्ग के हैं। शिव, हनुमान, गणेश, इनके माध्यम से समस्याएं हल हो जाती हैं। अब यहाँ पर अगर हम अगली दशा केतु की देखते हैं, तो केतु लगन में बैठा है, शनि की राशि में बैठा है, कुंडली में पूर्ण आयु का योग भी है। केतु मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो कि मंगल इस कुंडली में चौथे भाव का स्वामी है। तो केतु की दशा में कुछ समय के लिए स्थान परिवर्तन या फिर घर का बदलना, मकान बदलना आदि चीजें हो सकती हैं। केतु चूंकि मंगल के नक्षत्र में है, मंगल यहाँ का स्वामी भी है, तो कुछ केतु की दशा में जमीन या मकान से जुड़ा हुआ काम भी हो जाएगा। विशेष रूप से यह काम केतु में मंगल की अंतरदशा में या केतु में गुरु की अंतरदशा में संभव होता हुआ दिख रहा है। भूमि, भवन या वाहन से जुड़ा हुआ काम होगा और स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, घर वगैरह बदलने का भी योग बन सकता है। जन्म कुंडली में अगर राजयोग और दुर्योग की व्याख्या करें, तो ना कोई बहुत प्रबल राजयोग है, ना कोई बहुत प्रबल दुर्योग है। यहाँ पर जो बुध राहु के साथ बैठा है, ये भी माइल्ड राजयोग की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि बुध त्रिकोण भाव का स्वामी होकर के केंद्र में राहु के साथ बैठा हुआ है। तो हल्का राजयोग ये बनाएगा, और एक राजयोग सूर्य भी बनाएगा, जो जीवन में सुख साधन की प्राप्ति हमेशा कराएगा, जीवन को अभावों से मुक्त रखेगा। चंद्रमा पीड़ित है थोड़ा सा, लेकिन ये चूंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी पड़ी है, तो ये एकदम से बेकार नहीं हुआ है। इसलिए मानसिक चिंता, तनाव, मन में किसी न किसी बात को लेकर के कांटे चुभे रहने की स्थिति रहेगी, लेकिन कोई बहुत हाई लेवल का नहीं रहेगा। चंद्रमा के लिए सोमवार को चावल का दान करने से मानसिक स्थिति स्थिर रहेगी, विचारों पे नियंत्रण रहेगा। सूर्य यहाँ पर राहु केतु के साथ नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है, अंधक दोष आदि भी नहीं है, यानी कुंडली में कोई विशेष दोष नहीं बने हुए हैं जिनका अलग से उपाय या पूजा पाठ की जरूरत पड़े। भाग्य का स्वामी बुध सप्तम भाव में है, पन्ना स्टोन पहनने से भाग्य और प्रबल होगा। शुक्र के लिए ओपल भी पहना जा सकता है, लेकिन शनि के लिए स्टोन नहीं पहनना है, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ जाएगी और साढ़े साती भी चल रही है। तो शनि बलवान होगा तो उसकी दृष्टि भी बलवान होगी, और चंद्रमा पीड़ित होगा तो विचार और ज्यादा विचारों की आंधी मन में बढ़ाएगा। नवमांश कुंडली पर आ जाते हैं, तो नवमांश कुंडली यहाँ पर वैवाहिक जीवन के लिए देखते हैं। लगन कुंडली से कुछ भी वैवाहिक जीवन में गड़बड़ तो नहीं दिखाई दे रहा है, और ये जो बुध बैठा हुआ है यहाँ सप्तम भाव में, वह नवमांश कुंडली के लगन का स्वामी है। अब एक दूसरा फार्मूला मैं आप लोगों को दे रहा हूं। आप अपने जीवन साथी का अगर स्वभाव जानना चाहें, कि अगर आप बात करेंगे जीवन साथी से, तो एक बात बोलने पर क्या आपका जीवन साथी दो चार बातें आपको बोल सकता है। इसके लिए एक फार्मूला यहाँ यह है कि अगर लगन कुंडली के छठे भाव की राशि नवमांश कुंडली के लगन में हो, तो या तो जातक के जीवन साथी को कुछ ना कुछ स्वास्थ्य की बाधा रहेगी, या वह थोड़ा सा झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है। तो यहाँ पर जो 3 नंबर है लगन में, वह यहाँ के छठे भाव का है, तो थोड़ा विवाद यहाँ से भी दिखाई देता है। द्वितीय भाव में बुध है, शुक्र है और गुरु, तीन तीन शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। यह जीवन साथी के भी लंबी उम्र को दर्शाता है, यानी इस कुंडली में पति पत्नी की आयु पर्याप्त है, लंबी दिखाई दे रही है। अन्य कोई ग्रह स्थितियां यहाँ पर गड़बड़ नहीं है। यहाँ पर जो मंगल है चौथे का स्वामी, वह नवमांश में उच्च का भी हो गया है। तो ये नवमांश में उच्च का है, तो इस
व्यक्ति के माध्यम से व्यक्ति के जीवन साथी के नाम भूमि वगैरह खरीदने का भी योग बनेगा। अब यहाँ पर अगली कुंडली पर चलेंगे तो हम सबसे पहले D3 ले लेते हैं। क्या D3 अच्छा है कि कमजोर हुआ है? लगन यहाँ पर एकदम से स्वस्थ है, लगन में कोई नीच आदि का ग्रह नहीं है, लग्नेश भी त्रिकोण में बैठा हुआ है। व्यक्ति के जीवन में मेहनत और परिश्रम आदि की कमी नहीं रहेगी, यानी व्यक्ति जो है काम चोर या मन चुराने वाला नहीं रहेगा। D4 अभी हमने देखा था, एक बार पुनः देखते हैं तो D4 से लगन का स्वामी जो चंद्रमा है वो त्रिकोण में ही बैठा है। 12वें भाव का संबंध लगन से बन रहा है। बुध जो है 12वें का स्वामी लगन में आके यहाँ बैठा है, इसीलिए केतु की दशा में कुछ योग बन रहे हैं विदेश जाने के। 50-50% चांस रहेगा, लेकिन मुझे जहां तक लगता है यह चांस सफल नहीं होगा, चंद्रमा यहाँ से रोकेगा। अगली कुंडली पर चलते हैं तो यहाँ पर हम सप्तमांश पे चलेंगे। संतान के लिए देखते हैं, बहुत अच्छा है क्योंकि D7 के लगन में ही शुभ ग्रह गुरु बैठा है और मित्र मंगल की राशि में ही बैठा हुआ है, और यह मंगल जो है गुरु के साथ राशि परिवर्तन में है। जातक अपने संतान के प्रति ईमानदारी से रहेगा, संतान को अच्छी शिक्षा दीक्षा देगा और संतान से सुख की प्राप्ति करते हैं ऐसे लोग। और यहाँ पर अगर हम दशमांश कुंडली देखें नौकरी वगैरह के लिए तो लगन में बुध नीच का है, तो थोड़ा सा इनको अपने काम और ऑफिस में मन अधिक लगाने की जरूरत है। मन थोड़ा सा ऑफिस से भटकने की या काम पे उतना अटेंशन थोड़ा कम रह पाए, इस बात की संभावना बनी हुई है क्योंकि लगन में ही नीच का ग्रह है। हालांकि लग्नेश जो गुरु है वह अपनी स्वराशि में बैठा हुआ है, कोई विशेष समस्याएं नहीं है। लेकिन एक चीज देखा गया है, जिस किसी भी वर्ग कुंडली के लगन में नीच का ग्रह होता है, व्यक्ति उस चीज का एंजॉय लाइफ में नहीं लेता है, उसे एक तरीके से भार और जिम्मेदारी मान के करता है। जैसे D10 से हम करियर देखते हैं तो यहाँ पर बुध नीच का है, तो व्यक्ति काम का एंजॉय नहीं करता बल्कि सिर्फ काम करता है, सोचता है ये काम है करना पड़ेगा, इसी से आजीविका चलेगी। D9 में बने तो जातक अपनी पत्नी में कम रुचि लेगा, D7 में बने तो संतान में कम रुचि, तो ये बुध थोड़ा सा यहाँ पे विपरीत हुआ है। हालांकि कैरियर वगैरह ठीक रहेगा, ऊंचा पद भी मिल जाएगा। सूर्य के साथ राहु है, कभी कभी कार्यस्थल पर कभी कभी कई वर्षों में एक आध बार कुछ अपमानजनक स्थितियां, हम ह्यूमिलेटिंग स्थितियां आ सकती हैं, लेकिन कोई बहुत विशेष ऐसी चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। तृतीय भाव में मंगल और शनि बैठे हुए हैं, तो मंगल और शनि जो होते हैं ये थोड़ा सा जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, ये उनसे बहुत अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करा पाता है। चौथे भाव में केतु है, कार्यस्थल या ऑफिस की जगह में कई बार परिवर्तन होने की भी गुंजाइश रहती है। इस कुंडली में लगन में तो कोई समस्याएं नहीं है। अष्टक वर्ग पर आ जाते हैं। लगन कुंडली से हमने देखा था कि धन के मामले में थोड़ा सा सेविंग के मामले में गड़बड़ था। लगन में 26 पॉइंट बने हुए हैं जो कि एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। धन भाव में देखिए पॉइंट कम है, 21 पॉइंट धन भाव में यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं और व्यय भाव में 32 पॉइंट नजर आ रहे हैं। तो कैश के रूप में पैसा कम बचेगा। इन्वेस्टमेंट होता है 12वां भाव, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से बचाना चाहिए। दूसरा, धन भाव और लाभ भाव दोनों के ही पॉइंट व्यय भाव से कम है, तो जीवन में कभी न कभी ऐसी स्थिति रही होगी पूर्व में जब जिस समय इनको आर्थिक रूप से थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ा हो और कुछ न कुछ सबक सीखे हों। आगे भी ऐसी स्थितियां आ सकती हैं। इस कुंडली में धन बहुत ज्यादा बना लेना, सेविंग करने का योग नहीं है। इन्वेस्टमेंट किसी चीज के रूप में करेंगे तो उस प्रकार से बन सकता है, कैश के रूप में नहीं बन पाएगा। तृतीय भाव में 36 पॉइंट है, मेहनत परिश्रम देता है। चतुर्थ में 35 है, घर और गाड़ी लग्जरी का सुख देता है। पंचम में भी ठीक है, 27 है, लगन से ज्यादा है, संतान से सुख अच्छा मिलेगा। कंपटीटर्स भी जीवन में अच्छे खासे मिलेंगे। छठे में 36 है। पति पत्नी के स्वभाव और नेचर में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है क्योंकि यहाँ लगन में 26 है, सप्तम में 27 है। पत्नी थोड़ा सा हावी रहेंगी क्योंकि एक पॉइंट अधिक है, लेकिन यह इतना मैटर नहीं करेगा। अष्टम भाव में इनके गुरु और शनि की युति थी और अष्टम भाव में ही सबसे कम पॉइंट है। अष्टम भाव यानी कमजोर आ रहा अष्टक वर्ग से,
ये अधिक मजबूत रहा होता तो स्वास्थ्य की परेशानियां भी कम आती। नवम भाव में 23 पॉइंट है, यानी भाग्य से ज्यादा इनको कर्म करना पड़ेगा। भाग्य से ज्यादा पॉइंट यहाँ पर कर्म में बने हुए हैं, और कर्म जितना करेंगे उससे अधिक लाभ भी निकालने की क्षमता इनके अंदर रहेगी। कंट्रोल करना है इनको अपने खर्चों पर, जो इनके लिए काफी अच्छा हो जाएगा। कुंडली में कुछ उपायों की चर्चा कर देते हैं। स्वास्थ्य के लिए जो अष्टम में गुरु शनि है, ये थोड़ा परेशानी दे रहा, तो गुरुवार को पीली वस्तु का दान करते रहेंगे तो स्वास्थ्य सही रहेगा। और शनि महाराज के लिए सातमुखी रुद्राक्ष गले में पहन लेना चाहिए। मानसिक रूप से अगर बेचैन और परेशान है तो चंद्रमा के लिए सोमवार को चावल का दान करना चाहिए। बुध और शुक्र के लिए स्टोन पहनने से इनके लिए चीजें काफी अनुकूल रहेंगी। अभी केतु की महादशा चल रही है। केतु की महादशा के लिए एक प्रिडिक्शन है कि थोड़ा स्थान परिवर्तन और भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए कुछ कार्यों के होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। D10 में केतु चौथे भाव में है और D4 में भी है, तो स्थान परिवर्तन तो ये कुछ समय के लिए करवाएगा, नए स्थान पे ले जाएगा। केतु के बाद जो अगली दशा आती है वह होती है इनके शुक्र की। शुक्र का अगर हम देखें, अच्छा, केतु में थोड़ा आध्यात्मिक उन्नति भी बढ़ेगा। केतु मोक्ष और आध्यात्म का कारक ग्रह होकर लगन में ही बैठा हुआ है, तो आध्यात्मिक उन्नति भी ये बढ़ाने वाला होगा। शुक्र की दशा को अगर हम देखें तो शुक्र कुंडली का कारक ग्रह है, लगन का मित्र है, पंचम भाव में बैठा हुआ है, यानी कारक ग्रह कारक भाव में अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। शुक्र को अगर देखें तो यह चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा हुआ है। चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी है। शुक्र की दशा में व्यापार के विचार, नए नए आइडियाज दिमाग में आएंगे, व्यापार काफी अच्छा चलेगा, कामकाज से काफी लाभ की प्राप्ति होगी। और उस दशा में ये अपने जो है, चूंकि यहाँ पर शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा हमारा विचार मन होता है और शुक्र जो होता है प्रेम का ग्रह भी होता है, तो उस समय में ये इनके दाम्पत्य जीवन में काफी रोचकता भरेगा। पति और पत्नी एक दूसरे को बहुत अच्छा समय दे पाएंगे और एक दूसरे के बीच काफी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनाएगा। शुक्र वैभव का भी ग्रह है, यहाँ पर है, तो शुक्र के समय में सुख साधन सुविधाएं भी जीवन में बढ़ती हुई नजर आएंगी। D10 में अगर देखेंगे तो यही शुक्र यहाँ पर छठे भाव में बैठा हुआ है, और यह शुक्र अष्टम भाव का स्वामी है, तो यह शुक्र काम काज के मामले में इनको काफी मदद भी करेगा, यानी D10 में विपरीत राजयोग बना के बैठा है शुक्र। नवमांश कुंडली के अनुसार देखेंगे तो नवमांश कुंडली में शुक्र महाराज 4 नंबर की राशि पर बैठे हुए हैं, जो कि लगन कुंडली के सप्तम भाव में है। यानी कि इनके शुक्र की दशा में पत्नी के का भाग्य इनका ज्यादा प्रबल होगा, और पत्नी के माध्यम से इनको बहुत सारे सुख साधन सुविधाएं जीवन में बढ़ती हुई नजर आएंगी। शुक्र की महादशा एक सबसे बेहतरीन महादशा में से एक होने जा रही है। शुक्र के बाद अगली दशा आएगी सूर्य की। सूर्य इनकी कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी भी बनता है। तो इस प्रकार से हम सूर्य को एक मारक के रूप में ले सकते हैं, लेकिन सूर्य चूंकि इस कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी है, लेकिन यह बैठा हुआ है छठे भाव में बैठा हुआ है, और शनि का ये सूर्य जो है पिता होता है, लगन शनि का ही है। तो सूर्य की महादशा में इनका स्वास्थ्य तो टूटेगा निश्चित रूप से, रोग भाव में सूर्य है, लेकिन मृत्यु का योग तब भी नहीं बनेगा। इस कुंडली में प्रबल मारक का जो सबसे प्रबल मारक का समय है वो चंद्रमा में मंगल की अंतरदशा में बनेगा, क्योंकि चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी भी है और मृत्यु के कारक शनि की दृष्टि में भी है। दूसरा मारक ग्रह जो गुरु होता है उसकी भी दृष्टि पड़ रही है, और मंगल जो है चंद्रमा का मित्र भी होता है, और मंगल पूरा सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि मंगल सूर्य के नक्षत्र में है, अष्टमेश के नक्षत्र में है। तो चंद्रमा में मंगल की दशा इनके जीवन में आखिरी महादशा होगी। उसी समय के आसपास में ये पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से निष्क्रियता को प्राप्त होने लग जाएंगे और बुढ़ापा पूर्ण रूप से हावी होगा। चंद्रमा की महादशा इनके जीवन की आखिरी महादशा बनेगी। जो सबसे प्रबल मारक है चंद्रमा में मंगल है, फिर उसके बाद चंद्रमा में गुरु, यानी पूरी चंद्रमा की दशा ही एक तरीके से मारक के रूप में ही काम करती जाएगी।